गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली वीडियोस में अल्कोहल और फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अल्कोहल और फिनॉल्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एस्टरीकरण यानी एस्टरिफिकेशन, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं, यह हमें ध्यान देना है। देखिए, हम कोई अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ROH। क्लियर? ये मैंने एक अल्कोहल ले लिया, एक और अल्कोहल लेता हूं मैं। तीन समीकरण यहां पर स्पष्ट करूंगा। एक और तीसरी समीकरण में अल्कोहल में ले रहा हूं ROH। अब इन अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया, एक तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिडों से करानी है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सामान्य सूत्र है R-COH। डैश इसलिए लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यहां R और R' दोनों एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में मैंने अल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिडों से कराई, या इसके स्थान पर RCO का होल ट्वाइस O, दैट इज नॉन एज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइडों का सामान्य सूत्र है, इसे भी ले सकता हूं मैं। तीसरी समीकरण में वही फिर R-COCl, ये कार्बोनिल क्लोराइड जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र है। मैं इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी स्पष्ट करूंगा। अभी मैं पहले इसके तीन चरण बता रहा हूं कि एस्टरीकरण में हमने किस किस को लिया। पहले मैंने क्या किया, यानी मुझे क्या करना है कि अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिडों से, एनहाइड्राइडों से या कार्बोनिल क्लोराइडों से करानी है। पहली जो दो समीकरण होती हैं वो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, और ये संपन्न होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो चूंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है, और अम्ल क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को हाइड्रोजन आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए यहां पर एरो के ऊपर इनको H+ का साइन रख करके प्रदर्शित किया गया है, यानी ये सिद्ध करता है कि ये अम्ल की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, दूसरी से अगली जो यानी थर्ड वाली समीकरण है, ये पिरिडीन नामक यौगिक की उपस्थिति में संपन्न होती है, जो एक क्षार है या क्षारक है। क्लियर? पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो होगा क्या, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये H और इधर से OH, शेष क्या बचा वो ध्यान दें, RCOOOR', ये यौगिक हमें शेष बचा। ठीक, इसी प्रकार से बाकी शेष क्या रह गया, H2O। ये जो यौगिक है RCOOR', है ना, ये एस्टर कहलाता है। जनरली सामान्य नाम के रूप में इसको एस्टर सामान्य नाम वाला एक यौगिक है। ठीक, इसका जो यूपीएससी में नेम लिखा जाता है वो होता है एल्किल एल्किन O8, एल्किन एल्केनॉइड। अब इसी रासायनिक समीकरण को एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपके सामने प्रदर्शित करूं तो मैं ऐसे ले सकता हूं कि सपोज दैट मेरे पास में, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, CH3OH एक अल्कोहल के रूप में था। ठीक, तो ROH यानी मैंने क्या लिया, मेथिल अल्कोहल का यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया, और इसकी अभिक्रिया सपोज दैट मैंने किससे कराई, C2H5 COOH, यानी मैंने मेथिल अल्कोहल की
रासायनिक अभिक्रिया 1 और 2 तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड से कराई। किससे कराई? प्रोपेनोइक एसिड से। और अभी बताया था, मैं नीचे को शो कर रहा हूं, अगर स्पेस कम होने की वजह से ये अम्लों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप फिर वही H और OH यानी H2O और प्लस बाकी शेष क्या बचा? CH3 COO C2H5 ये यौगिक हमें शेष बचा। ये सामान्य नाम में एस्टर, सामान्यतः इसको हम क्या कहेंगे? एक एस्टर नामक यौगिक कहते हैं। ठीक, और अगर इसको मैं रासायनिक दृष्टिकोण से सामान्य नाम लेने लगूं तो इसको कहेंगे एथिल। C2H5 क्या होता है? एथिल, है ना। और CH3COO ये एसिटिक अम्ल से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा? एथिल एसीटेट। ये इसका सामान्य नाम हो गया। ठीक, IUPAC में अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो C2H5 क्या है? एथिल, और एक और एक 2 कार्बन एथेन OH नामक सामान्य नाम का यौगिक हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारी ए वाली रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हमने क्या किया? मैथिल अल्कोहल की प्रोपेनोइक एसिड से अभिक्रिया कराकर एथिल एसीटेट यानी एथिल एथेनॉइड हमने प्राप्त किया। ठीक, तो अब आप यहां इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि अल्कोहलों की जब कार्बोक्सिलिक एसिडों से अभिक्रिया कराई जाती है तो एस्टर सामान्य नाम वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। इसीलिए चूंकि यहां पर एस्टर बनते हैं, इनको एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण नामक रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। सेकंड एग्जांपल जिसमें हमने क्या किया है? अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्राइडों से कराई है। ठीक, इसको भी मैं एक एग्जांपल के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहली बात तो मैं इसको R-CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, इसको इस तरह से व्यक्त कर रहा हूं। ठीक, बोर्ड पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने कहा ये जो R-CO का होल ट्वाइस हो गया ना, और O ये मैंने ले लिया। ठीक, एक एग्जाम्पल भी मैं साथ साथ इसका डिनोट करता चलता हूं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास में, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? अल्कोहल, सपोज कीजिए मैंने मैथिल अल्कोहल ले लिया, या ये मान लीजिएगा मैंने एथिल अल्कोहल ले लिया। चलिए अब की बार एथिल अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5OH। ठीक, और एक और एग्जाम्पल मैं इसका ले रहा हूं R-, तो मैंने यहां यौगिक लिया CH3CO CH3CO एंड O, या इसे आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया था CH3CO का होल ट्वाइस O। दिस इज आल्सो नॉन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। और ये कौन था? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। सो सेकेंड एग्जाम्पल में किसी अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्राइडों से कराई गई। ठीक, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यहां पर संभवतः कौन से यौगिक प्राप्त हो सकते हैं? ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अभी मैंने रिएक्शन में शो किया था, और H+ आयन अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। देखिए होगा क्या, फिर वही यहां से ध्यान देंगे R-COO और H, ये मैंने निकाल दिया। बाकी शेष क्या बचा? R-COOR। क्लियर? या मैं इसे ये भी लिख सकता हूं इधर से, अगर आप शुरू करें R-COO R-, एक तो ये बचा, दिस इज एन एस्टर। ठीक है, तो एस्टर हमें शेष बचा। दूसरी चीज हमें क्या शेष बची है वो भी आप ध्यान देंगे, आपको R-COO और H, R-COO
COO और H। एक चीज और ध्यान देना, कहीं कहीं पर ये फार्मूला इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, ध्यान देंगे RO, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ROCOCOR'। तो दोनों यहां चाहे COO में लिख दूं चाहे OCO लिख दूं, दोनों किसको प्रदर्शित करते हैं? एस्टर समूह को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से इसके एग्जाम्पल को हम अगर स्टडी कर रहे थे तो मैंने कहा कि एक बार तो इसको ले लीजिएगा, ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा यौगिक बना? CH3COOH, दिस इज नॉन एज एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये तो नहीं बनाना था हमें। बाकी दूसरा यौगिक कौन सा बना है? C2H5O, आप ध्यान देंगे C2H5O CO एंड CH3, तो ये दोनों सेम यौगिक हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एथिल एसीटेट हमें प्राप्त हो गया। तो दूसरी रिएक्शन में हमने देखा कि जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया एनहाइड्राइडों के साथ में कराते हैं तो एथिल एसीटेट यानी एस्टर है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड समूह वाले यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमें जो एस्टर और जल बना था, तो जो जल बनता है उसको तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए, अन्यथा वो क्या करेगा? क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो जल के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन को विपरीत दिशा में परिवर्तित कर देता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया अग्रिम दिशा में संपन्न होती है तो बने हुए जल को निष्कासित कर देना आवश्यक है, क्योंकि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अगर जल उस रासायनिक समीकरण के अंदर मौजूद रहा तो ये विपरीत दिशा में संपन्न हो जाएगी। ठीक, अब मैं थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं जहां पर हमने एल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोनिल क्लोराइडों के साथ में कराई है और ये किसकी उपस्थिति में है? पिरिडीन नामक क्षारक की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, यहां से H और यहां से Cl। ठीक, तो यौगिक क्या बनेगा आपका? HCl। दोनों को पृथक करने के लिए मैं एक लाइन यहां पर खींचते ले रहा हूं, HCl नामक यौगिक आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर साथ साथ आप क्या करेंगे? ROCOR', आपको क्या प्राप्त हो गया? ROCOR', यानी एस्टर सामान्य नाम वाले यौगिक आपको प्राप्त हो गए। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट करनी है, जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया में जल का अणु हमने निष्कासित किया था, क्योंकि मैंने बताया था एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमने उत्प्रेरक के रूप में या रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए पिरिडीन नामक क्षारक का प्रयोग किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब एल्कोहल्स कार्बोनिल क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया करके एस्टर और HCl का निर्माण करते हैं तो ये जो अम्ल बनता है, इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें किसी क्षार की आवश्यकता होती है। तो इसके उदासीनीकरण के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया में पिरिडीन नामक क्षारक का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल आप मान सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए आपका। मैं क्या करूंगा कि सपोज दैट मैंने CH3OH, या आप एथेनॉल लेना चाहें आप एथेनॉल भी ले सकते हैं, C2H5OH, राइट। ये एथेनॉल का एग्जांपल ले लिया, यानी एथिल अल्कोहल का एग्जांपल ले लिया, और इसकी अभिक्रिया CH3COCl, दैट इज नॉन एज एसीटिल, क्या बोलेंगे इसको? एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया गया। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप अभी आपको बताया था H और Cl। ठीक, ये किसके रूप में परिवर्तित हो गए? HCl के रूप में परिवर्तित हो गए, और बाकी का बचा हुआ C2H5OCOCH3 वही एस्टर। देखिए तीनों यौगिक सेम है, ये क्या कहलाएगा? एथिल एसीटेट के नाम से जाना जाएगा। ये तो इसका सामान्य नाम है, और अगर IUPAC में नेम की बात करने लगे तो एथिल एथेनॉल। तो इन तीनों रासायनिक समीकरणों में आपने देखा, तीनों के मैंने एग्जांपल्स भी लिए। मैं कह रहा हूं कि एल्कोहलों की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड
या कार्बोनिल क्लोराइडों के साथ में कराई जाती है तो एस्टर सामान्य नाम वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। पहली दो समीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पहली इक्वेशन में बने हुए जल को, ठीक है, अभिक्रिया के तुरंत बाद निष्कासित कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न हो जाएगी। तीसरी समीकरण में इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इस अभिक्रिया में चूंकि बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl प्राप्त होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हमने रासायनिक अभिक्रिया में ब्रीडिंग नामक क्षारक का इस्तेमाल किया है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप एस्टर बन रहा है ना। जैसे आपने उदासीनीकरण पढ़ा था, उदासीनीकरण में क्या था कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई थी, ठीक है, तो लवण और जल बने थे, है ना। तो इसी से अगर इसकी, तो उसको उदासीनीकरण कहा था। अगर इसी से उसकी कंपेयर करें और मैं कहूं कि एल्कोहलों की अभिक्रिया यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कराई जाए तो एस्टर और जल प्राप्त होते हैं। क्योंकि एस्टर नामक यौगिक प्राप्त होता है, इसीलिए इस रासायनिक समीकरण को एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से विद एग्जांपल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो जर्नल समीकरण और उसके 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। भले ही आपको बुक्स में एग्जांपल नहीं दे रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो की सहायता से, जो वीडियो आपको दी गई है उसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं, ठीक है।